बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं फिर रिपीट करता हूं, अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अपने पास नोट कर लें जो भी आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं, मगर जो सबसे बड़ी नेमत आप समझते हैं वो क्या है, अपने पास नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी नेमत हमारा जहन है, अक्ल है, या हमारा माइंड है, तो आप एग्री करेंगे? ये भी आप अपने पास नोट कर लें कि अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें नवाजी हैं और जो कुछ अता किया है, उसमें सबसे बड़ी नेमत हमारा माइंड है, हमारी अक्ल है, तो अगर आप एग्री करते हैं तो ये भी अपने पास नोट कर लें। यानी एग्री करते हैं तो आप अपने पास नोट कर लें कि सबसे बड़ी नेमत हमारा जहन है, हमारा माइंड है, हमारी अक्ल है। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। दो भाई थे, एक बुरी आदतों में मुब्तला था, नशा करता था। उससे पूछा गया कि तुम बुरी आदतों में कैसे मुब्तला हुए? तो उसने जवाब दिया कि मेरे वालिद की वजह से। मेरा वालिद भी नशा करता था, मेरी माँ पर जुल्म करता था, हम पर जुल्म करता था, उसी से मुझे ये आदतें मिली हैं। उसी का एक भाई बहुत नेक और कामयाब इंसान था, तरक्की याफ्ता, लोगों की मदद करता था। उससे भी पूछा गया कि तुम किससे मुतासिर होकर कामयाब इंसान बन गए? उसने भी जवाब दिया कि मेरे वालिद की वजह से। मेरा वालिद जालिम इंसान था, नशा करता था, मैंने उसकी आदतें देखकर फैसला कर लिया कि मुझे अपने वालिद जैसा नहीं बनना। अब दोनों भाई एक ही शख्स यानी अपने वालिद की वजह से अलग अलग किरदार के मालिक बन गए। दोनों भाई एक ही शख्स यानी अपने वालिद से मुतासिर, एक ने बुराई का रास्ता इख्तियार किया और दूसरे ने अच्छाई का। दोनों ने ये काम अपने माइंड से किया, और जो अपने माइंड में फिक्स कर लिया वो वही बन गए। अब सबक ये है कि आसपास का माहौल जैसा भी हो, हमें अपने माइंड को अपने टारगेट की तरफ मसरूफ रखना है। अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये प्रैक्टिकल जो हम करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल क्या है? हम इसको समझेंगे कि क्या हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास एक इमेज आ रहा होगा, एक फोटोग्राफ आ रही होगी। अब ये इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? एक फूल नजर आ रहा है, रोज नजर आ रहा है। ठीक है। ये फोटो देखकर आपके माइंड में क्या आता है? ये फोटो देख के आपके माइंड में खुशबू आती है ना? अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो देख के आपके माइंड में क्या आता है? जायका, स्मेल, बदबू। मैंने आपको सिर्फ तस्वीर दिखाई, सुंघाया या चखाया नहीं है। आपने सिर्फ तस्वीर देखकर खुशबू और बदबू को महसूस कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाब की फोटो अपने तसव्वुर में लाएं और गार्लिक की स्मेल को महसूस करें। गुलाब की तस्वीर अपने माइंड में लाएं और गार्लिक यानी लहसुन की स्मेल को महसूस करें। क्या ये पॉसिबल है? इसी तरह लहसुन की फोटो अपने माइंड में लाएं और गुलाब की खुशबू महसूस करें। ये भी मुमकिन है, यकीनन पॉसिबल है ये, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि गुलाब की फोटो हमारे सामने आए और उस वक्त किसी के कहने की जरूरत ना हो। गुलाब की फोटो माइंड में आते ही हम फौरन गार्लिक की स्मेल अपने माइंड में ला सकते हैं, या गार्लिक की फोटो देखकर गुलाब की फ्रेगनेंस या खुशबू अपने माइंड में ला सकते हैं। और ये मुमकिन है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसी तरह हमारे माइंड में कुछ बैड मेमोरीज होती हैं। ठीक है। हमारे माइंड में कुछ बैड मेमोरीज होती हैं, यानी माजी की कुछ ऐसी तल्ख यादें होती हैं जो हमारी जिंदगी को अजाब बना देती हैं।
जब हमारे माइंड में बैड मेमोरीज आए, हम अच्छी यादों के जरिए यानी गुड मेमोरीज के जरिए डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। इसी प्रैक्टिस का नाम एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। अच्छा, अब हमें किसी भी चीज का देखें, मैंने आपके सामने एक फोटो आपके साथ शेयर की, आपके माइंड में फौरन उसके बारे में उसकी खुशबू आ गई या उसकी स्मेल आ गई। ठीक है, ये नॉलेज हमें पहले से थी। हमें किसी चीज का इल्म या नॉलेज कैसे हासिल होता है? हवा से खमसा यानी 5 सेंसेस के जरिए। और ये हवा से खमसा क्या है? हवा से खमसा यानी हमारे जो फेस पे आंखें हैं, ठीक है, तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे कहते हैं कुव्वते बासरा या सेंस ऑफ साइट या सेंस ऑफ सीइंग। कुव्वते सामया यानी कान के जरिए सुनना, सेंस ऑफ साउंड। कुव्वते शामा कहते हैं नाक के जरिए सूंघने को, कुव्वते शामा, सेंस ऑफ स्मेल। कुव्वते जायका, जुबान के जरिए से चखना, सेंस ऑफ टेस्ट। कुव्वते लामसा यानी लम्स, हाथों के जरिए से छूना, इसे सेंस ऑफ टच कहते हैं। देखें, कोई भी इल्म कैसे मिलता है? इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कुछ चीजें आपके माइंड में पहले से होंगी और कुछ नई बातें आप सुन रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नई नॉलेज मिल रही है, कुछ नया इल्म मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इस वक्त आपके सामने क्या है? वीडियो है यानी विजुअल है, आंखों से आप देख रहे हैं, आंखों के जरिए आपको नॉलेज मिल रही है। आप सुन रहे हैं, कानों के जरिए साउंड मिल रहा है आपको और उस साउंड से आपको नॉलेज मिल रही है। इसी तरह से अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं, उस बुक से हमें नॉलेज मिलती है, तो बुक हमारी आंखों के सामने होती है यानी सेंस ऑफ साइट, कुव्वते बासरा, देख कर हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे सोशल मीडिया से हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज हमें जो मिल रही है विजुअल के जरिए भी और ऑडियो के जरिए भी। इसी तरह से हमें किसी चीज का इल्म होता है, यानी जिस तरह से अभी हमने फ्लावर को देखा, रोज को देखा, तो खुशबू का एहसास हमें हुआ। वो खुशबू का एहसास जब पहली मर्तबा हमने वो फूल देखा या उस फूल के करीब गए, तो हमें वो स्मेल, वो खुशबू, वो फ्रेग्रेंस कैसे हासिल हुई? सूंघने के जरिए। इसी तरह से टेस्ट, जुबान के जरिए। और किसी चीज की कैफियत मालूम करना कि ये सख्त है या नरम है, ठीक है, वो कैसे हमें पता चलता है? टच करके। तो ये 5 सेंसेस है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। इन 5 सेंसेस को एनएलपी में मॉडलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब जब भी मैं कहूं कि मॉडलिटीज, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब 5 सेंसेस है। ठीक है, अब ये मॉडलिटीज का यूज क्या है? यूज ऑफ मॉडलिटीज क्या है? यूज ऑफ मॉडलिटीज, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं, जुबान से टेस्ट करते हैं और हाथों से टच करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। इन मॉडलिटीज का या इन 5 सेंसेस का काम क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से हासिल करना। किसी भी चीज की नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल है, यानी मैंने अगर रोशनी देखी, तो रोशनी बाहर से मेरी आंखों में आई। इसी तरह से मैंने कोई बुक रीड की, तो वो बुक एक्सटर्नल सोर्स है, वो बुक मेरे अंदर नहीं थी, एक्सटर्नल सोर्स से वो इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आई। इसी तरह से कोई अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो आवाज सुरीली है या बेसुरी है, वो हमारे कानों के जरिए हमारे अकल में, हमारे जहन में, हमारे माइंड में फीड हो गई। कायनात में मौजूद चीजों की मालूमात हम बैरूनी जराए से हासिल करते हैं, देख कर, सुनकर, सूंघ कर, चख कर, छू कर। ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है और फिर दिमाग फैसला करता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कोई चीज देखता हूँ, तो दिमाग क्या फैसला करता है कि ये करीब है या दूर। जब मैं सुनता हूँ, तो दिमाग ये फैसला करता है कि आवाज सुरीली है या बेसुरी है। कुछ मैं टेस्ट करता हूँ,
तो ये कड़वा है या मीठा, कुछ टच करता हूं तो सख्त है या नरम, ये सारा फैसला कौन करता है? दिमाग कर रहा होता है। अब इसको थोड़ा सा हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है। जब दिमाग फैसला कर लेता है, देखिए मैंने किसी चीज को टच किया, अब ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे हाथ के जरिए, मेरे टच के जरिए, मेरे लम्स के जरिए मेरे माइंड में गई। माइंड ने फैसला किया कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। जब दिमाग फैसला कर लेता है तो इससे इदराक हासिल होता है। इदराक क्या होता है? इदराक इसे परसेप्शन कहते हैं। यानी कैलकुलेट जब करता है दिमाग और कैलकुलेट करने के बाद फैसला कर लेता है तो इसे परसेप्शन कहते हैं। मैंने आपको गुलाब दिखाया, आपने फौरन पहचान लिया, महसूस कर लिया, ये आपका परसेप्शन था। यानी आपके परसेप्शन में ये फीड हो चुका था पहले से, क्योंकि इससे पहले आप एक्सपीरियंस कर चुके थे। आपको मालूम है कि गुलाब की खुशबू क्या होती है, आपको मालूम है कि गार्लिक की स्मेल क्या होती है। कैसे मालूम है? क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस आप कर चुके थे, आपकी मेमोरी में वो फीड था, सेव था। यानी वो आपके परसेप्शन में पहले से मौजूद था। यानी आपने पहले से फूल देखा हुआ था, उसकी खुशबू सूंघी हुई थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड था, सेव था। जब दोबारा वही फूल देखा तो इंटरनल इंफॉर्मेशन रिकॉल हो गई। सेंसेस या मॉडलिटीज के जरिए इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में जाई। जब कॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो इंफॉर्मेशन पहली मर्तबा गई तो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहली मर्तबा हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं या टच करते हैं, तो पहली मर्तबा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो जाती है फर्स्ट टाइम कॉन्शियस माइंड में, और उसके बाद वो कैलकुलेट करने के बाद वो सेव हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अगर दूसरी या तीसरी मर्तबा वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो रिकॉल होती है, वो पॉपअप हो जाती है, ठीक है, याद ताज़ा हो जाती है। हम लोगों के बारे में भी परसेप्शंस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मुझे मैसेज किया, मैंने फौरन रिप्लाई नहीं किया किसी भी वजह से, आप परसेप्शन बनाएंगे। अब वो हो सकता है वो परसेप्शन पॉजिटिव हो सकता है वो परसेप्शन नेगेटिव हो। ये परसेप्शन जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं किसी के लिए, अब वो चाहे कोई बंदा हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो कोई इन्वायरमेंट हो, ठीक, तो वो परसेप्शन हम अपने माइंड में बनाते हैं। एक्चुअल वैसा होता है या नहीं होता ये एक अलग बात है, मगर हम अपना परसेप्शन पहले से बना चुके होते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं कि उस बंदे ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो कोई नेगेटिव परसेप्शन भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव परसेप्शन भी हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी होगी, वो बिजी होगा, ड्राइव कर रहा होगा। और नेगेटिव परसेप्शन क्या हो सकता है कि देखो इसने मुझे इग्नोर किया, उसने मेरे मैसेज का फौरन रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है, जैसे लहसुन को देखकर या गार्लिक को देखकर गुलाब की खुशबू माइंड में लाई जा सकती है। इसी तरह से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव थॉट्स लाई जा सकती हैं। अब आप इस वक्त थोड़ी देर रुक कर किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो आपके परसेप्शन में नेगेटिव है। हमें बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, तो हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं कि जिसका परसेप्शन हमारे माइंड में नेगेटिव होता है। अब आपने क्या करना है, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें या उसको इमेजिन करें जो आपके परसेप्शन में नेगेटिव है। अब उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। जिसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है उसके बारे में, उसका चेहरा अपने माइंड में रखकर उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर ये है कि ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि अगर गार्लिक को देखकर, लहसुन को देखकर हम गुलाब की खुशबू माइंड में ला सकते हैं,
तो किसी नेगेटिव इंसान को अपने माइंड में लाकर, उसकी तस्वीर अपने जहन में लाकर उसके बारे में पॉजिटिव सोचा जा सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा, जब परसेप्शन बनता है ना, परसेप्शन के बाद जब वो फीड हो जाता है तो उससे उसके बाद कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, हम कंसीव कर लेते हैं। पहले हम परसीव करते हैं, 5 सेंसेस के जरिए परसीव किया और परसेप्शन बन गया हमारा। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं और वो फिक्स कर देते हैं लोगों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, लोगों के अकायद के बारे में, बिलीव्स के बारे में, चाहे वो बिलीव्स मजहबी हों या लाइफ के लोगों के जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उस बारे में हम कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं और फिर हम फैसला कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? यानी ख्याल, तसव्वुर, सोच, नजरिया, आइडिया। अब हम कहते हैं ना कि मेरा नजरिया तो ये है, या मैं फलां स्कूल ऑफ थॉट से या नजरिए से बिलोंग करता हूँ, वो हम कॉन्सेप्ट्स बना चुके होते हैं जो हमने फीड करके रखा हुआ है अपने माइंड में। अच्छा, अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट ये है, परसेप्शन आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मॉडलिटीज यानी 5 सेंसेस के जरिए हमारे माइंड में जाती है, सबकॉन्शियस में वो सेव हो जाती है, और उसके बाद फिर हम फैसला करते हैं कि ये चीज़, इसकी कैफियत क्या है, ये है या नहीं है, और ये फिर हमारा बिलीव बन जाता है, हमारा यकीन बन जाता है। गुलाब को देखकर हमारा ये बिलीव है कि इससे खुशबू ही आएगी, या किसी भी ऐसी चीज को देखकर कि जिससे स्मेल आती है, उसको देखकर हमारा बिलीव ये बन चुका हुआ होता है कि इसमें से स्मेल आती है। ठीक, इसी तरह से किसी बंदे के बारे में हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि ये बंदा तो है ही नेगेटिव, तो जब भी उसको देखेंगे हमारे अंदर से, चूंकि हमारे माइंड में नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ होगा, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स उस तक जाएंगी, और नेगेटिव वाइब जब उस तक जाएंगी तो उसकी तरफ से फीडबैक में, रिस्पॉन्स में मजीद नेगेटिव रेज आएंगी हमारी तरफ, और क्या होगा कि फिर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ताल्लुकात खराब होते जाते हैं मजीद। आपके लिए असाइनमेंट ये है, एक सवाल है, अगले सेशन से पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसका जवाब भी दे सकते हैं। और वो असाइनमेंट और वो सवाल ये है कि क्या खुदा को परसेप्शन के जरिए माना जा सकता है? रिपीट कर रहा हूँ, क्या खुदा को परसेप्शन के जरिए माना जा सकता है? क्या हमारा बिलीफ खुदा पर परसेप्शन के जरिए हासिल हो सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसको फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, इसके बारे में मैं बात करूंगा, और इसको हम साइंटिफिक या एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि क्या खुदा को परसेप्शन के जरिए माना जा सकता है, क्या अक्ल की बुनियाद पे खुदा का तस्वुर माना जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो 5 सेंसेस हैं, इन्हें एनएलपी में 3 मॉडलिटीज में डिवाइड किया है। सेंसेस 5 हैं, एनएलपी में इनको 3 कैटेगरीज में या 3 मॉडलिटीज में डिवाइड किया गया है। और वो 3 कैटेगरीज या 3 मॉडलिटीज क्या है? एक है विजुअल यानी देखना, दूसरा ऑडिटरी, आप बेशक नोट करते जाएं, पहला क्या है? विजुअल, देखना, दूसरा ऑडिटरी यानी सुनना, और तीसरा जो है काइनेस्थेटिक इसे कहते हैं, ये महसूसात हैं, और इसमें सूंघना, चखना, छूना, ये तीनों एक कैटेगरी में एनएलपी में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो सूंघना, चखना, छूना, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है और इसे काइनेस्थेटिक का नाम दिया है, महसूसात। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो माइंड में तस्वीर बन जाती है। अब वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट बनती है या कलर्ड। देखे ना, किसी भी चीज को हम देखते हैं, एक मर्तबा देखा या पहली मर्तबा देखा, वो तस्वीर या वो विजुअल, वो वीडियो हमारे माइंड में फिक्स हो गई, सेव हो गई। इसके बाद हम भूल गए, हमने कुछ और देखा, हम कहीं और चले गए, मगर वो हमारे माइंड में फीड हो गई, सेव हो गई। अब वो तस्वीर जब हम दोबारा उसको याद करते हैं तो हो सकता है वो ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड हो, छोटी हो या बड़ी, वाजे हो या धुंधली, दूर हो या करीब,
माइंड में तस्वीर की इंफॉर्मेशन दाखिल होना, ये क्या है? 5 सेंसेस के हिसाब से ये क्या है? कुव्वत बासरा या सेंस ऑफ साइट, देखने की कुव्वत या देखने की हिस या सेंस। माइंड में तस्वीर की इंफॉर्मेशन का दाखिल होना, ये क्या है? ये मॉडलिटी है, 5 सेंसेस में से एक सेंस है। और ब्लैक एंड व्हाइट है या रंगीन, छोटी है या बड़ी, वाजे है या धुंधली, दूर है या करीब, इस इंफॉर्मेशन को सब मॉडलिटीज कहते हैं। मॉडलिटी क्या है? देखना। अब उसमें वो कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट, दूर है, करीब है, छोटी है, बड़ी है, वाजे है, धुंधली है, ठीक है, ये क्या है? ये सब मॉडलिटीज कहलाती हैं एनएलपी की लैंग्वेज में। ऑडिटरी मॉडलिटी की, उसकी भी सब मॉडलिटीज होती हैं। काइनेस्थेटिक मॉडलिटी की भी सब मॉडलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आवाज़ या उनका गुफ्तगू का अंदाज हमें सुरीला सा महसूस होता है। कुछ होते हैं जिनका बात करना ही हमें बेसुरा महसूस हो रहा होता है। तो सुनना मॉडलिटी है, वो आवाज़ सुरीली है या बेसुरी, उसकी पिच हाई है या लो है, वो लाउड है या लो वॉल्यूम है उसका। ये सारी चीजें जो हमारे माइंड में फिक्स होती हैं, सेव होती हैं, इसे क्या कहते हैं? सब मॉडलिटीज। ठीक है, क्लियर? अब ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना, देखें आपके माइंड में कोई इमेज फिक्स हो गया, कोई विजुअल फिक्स हो गया और वो विजुअल ब्लैक एंड व्हाइट था। ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना, विजुअल दूर था, उसको नजदीक करना या फोकस करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना, दूर को नजदीक करना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमारे माइंड में सेव है। अब अपने माइंड में ही, अपने ख्याल में ही, अपनी थॉट्स में ही क्या हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कर सकते हैं? कर सकते हैं, पॉसिबल है। दूर है, उसको हम नजदीक कर सकते हैं, पॉसिबल है। धुंधली है, उसको हम क्लियर या वाजे कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, छोटी तस्वीर को बड़ा कर सकते हैं, पॉसिबल है। ये जो एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस, ये माइंड की प्रोग्रामिंग कहलाती है। इससे परसेप्शन रियलिटी में तब्दील हो जाती है। परसेप्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। जब हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं और इसको अपने माइंड के जरिए चेंज करना शुरू कर देते हैं तो ये परसेप्शन क्या बन जाता है? रियलिटी बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम टीवी पर इश्तेहार देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी शैम्पू का इश्तेहार देख रहे हैं, ठीक है। अब उस शैम्पू के इश्तेहार पे, एडवर्टीजमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें शहद भी है, इसमें एग भी है, इसमें दूध भी है और जो भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। हमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, प्योर चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। हम जब टीवी पर देखते हैं या हम स्क्रीन पर देखते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट बार बार देखने के बाद हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। अब उसमें रियलिटी है या नहीं है, वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं या नहीं है, मगर हमारा परसेप्शन ये बन जाता है। और फिर जब हम किसी स्टोर में जाते हैं और वही प्रोडक्ट हमारे सामने हमें शेल्फ पे नजर आती है, तो चूंकि हमारा परसेप्शन बना हो चुका होता है पहले से, तो हम रियलिटी समझकर उस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह देते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग की एक टेक्निक भी होती है कि कंज्यूमर का परसेप्शन बनाया जाता है और इतना ज्यादा उसको रिपीटेडली दिखाया जाता है, इतना ज्यादा बार बार उसको दिखाया जाता है कि वो परसेप्शन कंज्यूमर के या पब्लिक के, मासेस के माइंड में रियलिटी बन जाता है और वो उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। जब ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो वो उसका ब्रांड बन जाता है। तो ये परसेप्शन क्या होता है? इदराक। अब इस इदराक या परसेप्शन जब ये यकीन में तब्दील हो जाता है तो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, परसेप्शन या इदराक यकीन में तब्दील हो जाता है तो रिजल्ट्स हासिल होना शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है? किसी चीज को देखकर, सुनकर या महसूस करके
फौरन फैसला नहीं करना, थोड़ी देर रुक कर पॉजिटिव परसेप्शन बनाना है और फिर अपने माइंड में सेव करना है। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, कंप्यूटर तकरीबन हम सब लोग ये यूज करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। क्या मतलब है इसका? हम कंप्यूटर पे कोई की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ए प्रेस करता हूँ, ये इनपुट है। ए प्रेस करूंगा, ये इनपुट है। आउटपुट क्या होगा? मेरी स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नजर आएगा। बी प्रेस करूंगा, इनपुट है। आउटपुट क्या होगा? स्क्रीन पर बी लिखा हुआ नजर आएगा। मैं कोई ईमेल टाइप कर लेता हूँ, ईमेल टाइप करने के बाद मैं उसको सेंड करता हूँ। सेंड करना इनपुट है, टाइप करना उसके बाद उसको सेंड करना इनपुट है। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ये होगा कि जिसको ईमेल किया है वो उस तक पहुंच जाएगा, उसको रिसीव हो जाएगा। प्रिंट आउट निकालता हूँ, प्रिंट आउट की कमांड देना, प्रिंट की कमांड देना इनपुट है। आउटपुट क्या है? पेपर पे प्रिंट आउट आ जाता है। ठीक। तो इंसान जो है, इंसान भी कंप्यूटर की तरह है। हमारा माइंड, हमारे माइंड का प्रोसेसर कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह है। जो कुछ इनपुट होता है वही आउटपुट होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ए प्रेस करूं और स्क्रीन पर बी लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में कुछ खराबी है, उसमें कुछ एरर है। तो इंसान का जो माइंड होता है वो भी, उसका प्रोसेस क्या है? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। और आजकल मीडिया के लिए और सोशल मीडिया के लिए एक टर्म यूज होती है, गायगो उसको कहते हैं, GIGO। इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कचरा अगर आपके माइंड में जाएगा तो आउटपुट भी कचरा ही निकलेगा। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी थॉट्स आपके माइंड में जाएंगी या अच्छी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी, आउटपुट क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो हम जिस अंदाज में महसूस करेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम उसी अंदाज में रिएक्ट करेगा और उसका असर हमारी शख्सियत से जाहिर होगा, हमारे बिहेवियर से जाहिर होगा। अब ये बिहेवियर भी NLP का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि मेन फोकस जो है NLP का वो बिहेवियर है। हमारी लैंग्वेज तब्दील हो जाती है। हमारा बिहेवियर किस चीज़ से जाहिर होता है? हमारी लैंग्वेज से। और लैंग्वेज, हम पहले बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज सिर्फ वर्बल या बोलना नहीं है, आवाज का नाम या अल्फाज का नाम लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी होती है। नॉन वर्बल क्या होती है? हमारे चेहरे के तासुरात, हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हमारे माइंड में जो कुछ हमारे नर्वस सिस्टम में फीड हो चुका होगा वही रिएक्ट करेगा। वो रिएक्शन कैसे होगा? हमारी बातों में, हमारे अल्फाज में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे एक्सप्रेशंस में। और इसी से हमारा कैरेक्टर बनेगा, हमारा बिहेवियर बनेगा और हमारे बिहेवियर से हमारा कैरेक्टर बनेगा। और जब हमारा कैरेक्टर या हमारा किरदार बनेगा तो उसी के मुताबिक हम सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर पाएंगे। और अगर एक ही माइंड के, एक ही तरह के लोग सोसाइटी में एक जगह जमा हो जाएं तो वो कम्युनिटी बन जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी वैसी बन जाती है। नेगेटिव थॉट्स वाले लोग एक साथ जमा हो जाएं तो वो एक नेगेटिव कम्युनिटी बन जाती है, सोसाइटी भी नेगेटिव हो जाती है। हमारा ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये बंच ऑफ नर्व्स है। नर्व्स क्या होती हैं? जैसा आप कंप्यूटर का जो टावर होता है या लैपटॉप है, इसको आप स्क्रू इसके खोल के उसको देखें तो उसमें एक जाल सा बिछा हुआ होता है, सर्किट्स का गुच्छा कह लें उसको। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये क्या है? बंच ऑफ नर्व्स। हमारे दिमाग में नसों की कुछ के गुच्छे हैं, बंचेस हैं, और वो वहां से पूरी बॉडी में नसें फैली हुई हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। और जो हमारे माइंड में जाता है वही नर्वस सिस्टम के जरिए, हमारी नर्व्स के जरिए, हमारी नसों के जरिए हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर जाता है और फिर हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये
ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ کسی ویڈیو میں یا کسی سیشن میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے کہ نروس سسٹم ہوتا کیا ہے, کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ پہ نروس سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے. تو آخر میں ابھی ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, اور ایکسرسائز کیا ہے؟ آنکھیں بند کریں, گہری سانس لیں. گہری سانس کا مطلب یہ ہے کہ سانس کھینچیں ناک کے ذریعے اور آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے سانس کو باہر نکالیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے کرتے رہیں. اب اس طرح سے گہری سانس لیتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ درخت ہیں, ایک بڑا گھنا درخت. اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایک بڑا گھنا درخت ہیں. اب یہ امیجن کریں کہ اس درخت کے نیچے لوگ ہیں جو اس درخت یعنی آپ کے سائے میں کھڑے ہیں. وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں, گہری سانس لیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ درخت ہیں, ایک بڑا اور گھنا درخت. اس درخت کے نیچے لوگ ہیں جو اس درخت یعنی آپ کے سائے میں کھڑے ہیں, اس شیلٹر میں کھڑے ہیں. آپ لوگوں کو سایہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسرسائز آپ اس پورے ویک میں کرتے رہیں, اور ضروری نہیں کہ آپ سائڈ میں یا کونے میں یا ٹائم نکال کر الگ سے آپ یہ ایکسرسائز کریں. آپ چلتے پھرتے بھی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ جس وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹیں گے تو اس وقت بھی آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور لوگوں کے بارے میں دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نیگیٹو لوگ ہمیں نہیں ملتے, سوسائٹی میں ملتے ہیں ہمیں, مگر یہ بھی سوچیں نا کہ ہمیں جو نیگیٹو لگ رہا ہے وہ کسی اور کے لیے پازیٹیو بھی ہوگا. تو کسی اور کے لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ پازیٹیو انرجیز موجود ہیں. اگر ہم ان پٹ دیں گے پازیٹیو انرجی کا تو آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ ہمیں بھی پازیٹیوٹی ملے گی. اس کے بعد وہ ہماری پازیٹیوٹی کو سیریس لے نہ دے, ہمیں پازیٹیو رسپانس دے نہ دے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری طرف سے پازیٹیو ریز, پازیٹیو وائبس لوگوں تک جانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, السلام بھائی؟ علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, آپ کی باتیں بہت انفارمیشن والی ہیں. یقین کریں بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے. تھینک یو. یہ جو نیگیٹو پیپل جو ہوتے ہیں, نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کبھی مجھے بہت ٹینشن ہونے لگتی ہے. وہ ہر بات کا اپوزٹ یعنی کرتے ہیں. تو مطلب اس کو ہم کیسے بولانا چاہیں, مطلب وہ بھولنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں, کیا کرنا چاہیے؟ بھولنا ناممکن نہیں ہوتا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں. اپنی زندگی کے ٹارگیٹس بنائیں نا, گولز بنائیں, اور اس میں اپنے آپ کو بزی رکھیں. لوگوں میں یا لوگوں کی باتوں میں نہ الجھیں. دیکھیں, لوگوں کی باتیں ہمیں کیوں بری لگتی ہیں یا لوگوں کی باتیں ہمیں کیوں نیگیٹو لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے توقعات رکھتے ہیں. توقعات رکھنا چھوڑ دیں لوگوں سے, لوگوں کی توقعات بن جائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی توقعات اگر آپ خود بن جاتے ہیں اور لوگوں سے توقعات رکھنا جی چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی توقعات پورا کرنے کے لیے. ان کو ٹائم دیں. آج کے زمانے میں, ہر زمانے میں ہی بلکہ ایسا رہا ہے, مگر آج کے زمانے میں
بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لوگوں کو ٹائم دیں, ان سے بات کریں, تو آپ اس میں بزی ہو جائیں گے. لوگوں کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر ان سے توقعات رکھنا شروع کر دیں, یہ سوچیں کہ وہ اس نے ایسا کہا ویسا کہا. آپ یہ سوچ کے تھوڑا سا سیلفش بننا پڑے گا. اور سیلفش بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے سیلفش بن رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے تھوڑا سیلفش بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس کر کے دیکھیں, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے بات کریں. جیسا بھی میں نے بات کی نا کہ میں ابھی سیشن میں بات کی کہ اگر میں کسی کو, کوئی آپ مجھے میسج کرتے ہیں اور میں آپ کو فوراً رپلائی نہیں کر پاتا, تو ہم ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں. یہ پرسیپشن ہی تو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس کریں, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ایسے لوگ ملتے کب ہیں؟ مل جاتے ہیں. دیکھیں, جو ابھی میں نے کیا کہا کہ ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ. آپ جیسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ سوچ کے بیٹھ جائیں گے نا تو آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. آپ کو نکلنا پڑے گا, لوگوں سے ملنا پڑے گا. 100 میں سے 10 لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اچھے یا پازیٹیو آپ کو لگ رہے ہوں گے. ویسے تو ہر انسان, دیکھیں ایک اپنے مائنڈ میں یہ پہلے تو یہ ایک پرسیپشن بنا لیں کہ کوئی بھی انسان نیگیٹو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو برا نہیں بنایا. انسان اپنے حالات, سوسائٹی کی وجہ سے یا اپنے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے نیگیٹو ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی انسان نیگیٹو نہیں ہے, سب پازیٹیو ہے, ان میں ہم بھی شامل ہیں. تو ہم یہ پرسیپشن بنا کے کہ کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے, جب نکلیں گے تو ہمیں ملتے جائیں گے لوگ. اچھا, ابھی کسی نے پوچھا ہے بکس کے بارے میں, تو میں آپ کو بک دکھاتا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ بک ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو, NLP ایسینشل گائیڈ. یہ بہت زبردست بک ہے NLP پہ. اور ایک اور بک ہے, ایک اور بک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے رچرڈ بینڈلر, جو NLP کے کو فاؤنڈر ہیں. یہ ان کی بک ہے. یہ بکس آپ لیں اور ضرور پڑھیں. بہت اچھی بکس بھی ہیں, بہت کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے گا. بہت سے لوگ پازیٹیو کو نیگیٹو لے کر جاتے ہیں, تو جانے دیں. جو لوگ پازیٹیو کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں, آگے بڑھیں نا. دیکھیں, دریا کا پانی ہوتا ہے نا, دریا جب بہہ رہا ہوتا ہے, دریا کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے, اس میں بہاؤ ہوتا ہے, تو دریا کا پانی پاک ہوتا ہے. دریا کے پانی میں اگر ایک تنکا بھی کسی جگہ پہ اٹک جائے, تو وہاں پر پانی جب بہہ رہا ہوگا تو آہستہ آہستہ اس تنکے کے پاس گند جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو تنکا ہے نا, ہمیں اس تنکے کو ہٹانا ہے, اس کو ریموو کرنا ہے. اور وہ تنکا کیا ہے, وہ ہمارے مائنڈ میں بس فکس ہوا ہے کچھ, کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, سوسائٹی ایسی ہے. ہمیں تو اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے نا. ملتے ہیں لوگ, ہر طرح کے ملتے ہیں, مگر یا تو آپ ان کے بارے میں سوچتے رہیں یا ان کو سائڈ پہ کریں. جب آپ ان کو سائڈ پہ کر کے اور آگے بڑھتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں وہ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وقت آتا ہے وہ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تبسم بات کر رہی ہوں UAE سے. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی بولیے. میرا کوشچن سر پہلے تو یہ کہ سر اتنا بڑا دل کہاں سے لائیں. دوسری بڑی بات سر یہ ہے کہ بعض اوقات سر دوسرے لوگ جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے ہم اپنی پرسپشن پہ تو کام کر سکتے ہیں, لیکن سر ہوتا زیادہ تر اس طرح ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کچھ پرسپشن لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اور سر میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ سر اگر میں اپنی بات کرتی ہوں, اگر مجھے کوئی بات کسی کی بری لگتی ہے نا, تو سر میرے لہجے میں آ جاتی ہے, میرے فیس پہ آ جاتی ہے. آئی کین ہائڈ اٹ. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی میں نے ابھی کہا نا کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے یہ پوری باڈی میں اسپریڈ ہو رہا ہے. تو ہمارے مائنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ایکسپریشن سے ہماری باڈی لینگویج میں آ جاتا ہے. تو اچھا, آپ کا پہلا کوشچن کہ لوگ ہمارے بارے میں جو پرسپشن بنا کے رکھتے ہیں, تو بنا کے جی رکھیں. مطلب ہم کیوں سوچیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے, ہم کیوں سوچیں. تو سر کچھ تو ہمارے ذہن میں ہوگا نا, جب وہ سامنے والا کچھ رپلائی کر رہا ہے ہم کو, ہاں, تو ہمارے ذہن میں کیا چلنا چاہیے اس وقت, مطلب کیسے خود کو قابو کرنا ہے اس وقت؟ اگنور. آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچیں
کہ یہ جو کچھ سوچ رہا ہے ایک وقت آئے گا، یا جو میرے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کا پرسیپشن میرے بارے میں چینج ہو جائے گا، میں اپنے آپ کو منوا کے رہوں گا یا رہوں گی. شاید آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہوگا، اور میں نے بھی بہت پہلے ایک جگہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد اب سوشل میڈیا پہ پوسٹ میں بھی وہ آنے لگا کہ ایک پروفیسر کلاس روم میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک بورڈ پہ، بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اس لائن کو چھوٹا کر دیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو اریز نہیں کرنا. لائن جتنی بھی انہوں نے ڈرا کی تھی، انہوں نے کہا کہ اس لائن کو چھوٹا کرنا ہے مگر ٹچ نہیں کرنا، اریز نہیں کرنا. سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بغیر اریز کیے، بغیر مٹائے لائن کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پھر اس لائن کے نیچے یا اوپر اس لائن سے بڑی لائن ڈرا کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو پہلی لائن تھی وہ چھوٹی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک بڑی لائن ڈرا کر دی. تو اپنی زندگی میں بڑی لائنز ڈرا کریں. اچھا سر، اور جو فیس پہ آ جاتا ہے یا ہمارے لہجے میں جو آ جاتی ہے بات، جی جب آپ یہ پریکٹس کریں گے ان ایکسرسائزز کی تو آٹومیٹکلی آپ کے بیہیویئر چینج ہوتا رہے گا. دیکھیں یہ بیہیویئر ہے تو بیہیویئر چینج ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ. اور میں آپ کو اپنی ایک پریکٹس بتاتا ہوں جو بہت اسٹرانگ پریکٹس ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹو جو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا لائف کے ایکسپیرینسز اور اس کے بعد میرے بلیفس وہ میرے اپنے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے صوفیزم میں، تصوف میں تصور شیخ کہتے ہیں اس کو. آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جو ایک صوفی ماسٹر ہوتا ہے، اور وہ فنا فی اللہ کے مقام پر سٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فنا فی اللہ کے مقام پہ لوگ ہوتے ہیں. فنا فی اللہ کے مقام پر اگر کوئی ہے اور آپ اس سے اٹیچ ہو گئے، فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پرسیپشن کے ذریعے ہی وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ پرسیپشن ریالٹی بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو فنا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی تھاٹس کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو فنا کرنا. وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ اپنے پرسیپشن کے ذریعے ریالٹی میں پہنچ جاتے ہیں. اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا فی اللہ ہو گئے، تو پھر اللہ کا نور تو موجود ہے ہر انسان میں، وہ شاید سے قریب ہے. تو اللہ کا جو نور ہے وہ اس کی شخصیت سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ ایسی شخصیات سے جب اٹیچ ہو جاتے ہیں، کسی ایسی پرسنالٹی سے، ایسی ہستی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر جب آپ تصور شیخ کرتے ہیں، بار بار اپنے پرسیپشن میں اس پرسنالٹی کو دے کر آتے ہیں، تو اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اندر آنے لگتا ہے. بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے. دیکھیں سورج ہے نا، اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سورج ہے، اور دیکھیں یہ دل ہمارا گھر ہے. آپ نے کہا نا دل کیسے بڑا کیا جائے، یہ دل ہمارا گھر ہے. تو سورج کی روشنی اپنے گھر میں اگر ہمیں لانی ہے اور ڈائریکٹ نہیں آ سکتی، تو مرر فکس کر کے ریفلیکشن گھر میں پہنچائی جا سکتی ہے. اسی لیے ہم گھر میں ونڈوز بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں. پہلے زمانے میں روشن دان ہوا کرتے تھے، تو وہ ریفلیکشن جو ہے وہ شیخ، اگر آپ کا کوئی اسپرچل ماسٹر ہے تو اس کے ذریعے ملتا ہے. تو ایسی شخصیات کو ڈھونڈیں. اللہ نے مجھے ایسی شخصیت تک پہنچا دیا الحمدللہ. میں اپنے جہاں بھی میں کہیں پھنستا ہوں، یا یہ پھنسنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ہی مجھے اس کا سولوشن مل جاتا ہے. جی 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 بولیں سر. آپ کے ساتھ کوئی بکس جس طرح آپ NLP کے ہو سر، اگر PDF فارم میں یا سافٹ فارم میں ہو تو سر کائنڈلی آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. میرے پاس تو PDF فارم میں ایسی نہیں ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں. میرے پاس یہ ہارڈ کاپیز ہیں. تو ریزن کیا ہے اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ملیں گی نہیں، یا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں جب کوئی بک پڑھتا ہوں نا، تو مجھ سے اسکرین پر یا PDF میں پڑھی نہیں جاتی، مجھے مزہ نہیں آتا. ایک کتاب کو ٹچ کرنے کا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں یہ کتابیں، ہزاروں کتابیں میرے پاس ہیں. جو بک کو ٹچ کرنے کا، اور یہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، اس پیپر کی جو خوشبو ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اسکرین پہ نہیں ملتی. تو میرے پاس اس وجہ سے PDF میں ہے نہیں کوئی بھی، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں PDF میں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی پازیٹیو تھنگ، اپنی پازیٹیو مائنڈ کو
جو پازیٹیو چیز ہمارے مائنڈ کے اندر ہے وہ ہم باہر کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں، نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں تو آپ کے اندر جو بھی پازیٹیوٹی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے بیہیویئر میں آ جائے گی۔ اوکے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں سے بات کر کے بہت مزہ آیا، ہمیشہ ہی آتا ہے، اور آپ لوگ سنتے ہیں غور سے، توجہ سے، ٹائم دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔